तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग अपनी क्लास में हमारा फॉर्म्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शन जो टॉपिक चल रहा है उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और जो हम आज प्रेफरेंस सीखने वाले हैं दैट इज द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट को आज अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, अब पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। देखिए, हमने यूटिलिटी फंक्शंस की बात की थी और हमने ये डिस्कस किया था कि एक्चुअली में दो प्रकार के यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं, एक होते हैं कॉनकेव और एक होते हैं कॉन्वेक्स। तो मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव वो होते हैं जहाँ पे कमोडिटीज बैड होती हैं, कि जिनको कंज्यूम करने से आपकी यूटिलिटी कम होती है। और गुड कमोडिटी वो होती हैं जिनकी जो कॉन्वेक्स होते हैं, कॉन्वेक्स का मतलब जहाँ पे कमोडिटीज गुड होती हैं, यानी आप अगर उनको कंज्यूम करते हो तो उनसे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी बढ़ेगी या पॉजिटिव होगी। यही बात हम लोगों ने पढ़ी थी अब तक। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस पढ़ा था, अगर आपको याद हो। क्या किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस। ठीक है, अब उसी की तरह हम दूसरा प्रेफरेंस पढ़ने वाले हैं जिसको कहते हैं हम लोग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। देखो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की पहले दो तीन बातें समझ लो। जैसे अगर मैं इसके यूटिलिटी फंक्शन की बात करता हूँ x1 x2, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से लिखा होगा। अब मतलब आप अब देख के समझ जाओगे कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये कैसी है बेटा? ये एक लीनियर इक्वेशन है, नंबर वन थिंग। नंबर टू थिंग, हम लोग परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में जितने भी गुड्स आते हैं, जितनी भी कमोडिटीज आती है, मेनली वो गुड कमोडिटीज होती हैं। मतलब वो कॉन्वेक्स प्रेफरेंस होता है। अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखना, ये अभी के लिए सीख के रखो, आगे यूज होगा, या सुन के रखो, आगे यूज होगा। क्लियर? यहाँ पे x1 और x2 जो है दे आर वीकली पॉजिटिव, और a और b जो है दे आर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। दैट ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये मिनिमम 1 हो सकती है। क्लियर? ये जो लाइन है, ये जो इक्वेशन है एक लीनियर इक्वेशन होती है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है लीनियर इक्वेशन, ए यू कैन सब्स्टिट्यूट योर गुड बाय 100% और एट अ कांस्टेंट रेट। मतलब जैसे आप मान के चलो, जैसे आप बॉल पेन और जेल पेन, अगर आपको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि बॉल पेन या जेल पेन अच्छा या बॉल पेन अच्छा है, तो आप कोई भी अगर पेन यूज कर रहे हो तो उस प्रेफरेंस को आप लोग यहाँ पे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का नाम यहाँ पे दोगे। या और थोड़ा इंप्रूव कर देता हूँ बात को। मान लीजिए आप किसी फर्म की बात कर रहे हैं, वहां पे लेबर एंड कैपिटल है, क्योंकि प्रोडक्शन में भी यही सब कुछ रिपीट होगा। तो लेबर एंड कैपिटल, अगर आप ये कह रहे हो कि सर हमारे पास में टेस्ला गाड़ी है, पता है आप लोगों को टेस्ला ड्राइवर लेस है, तो सर ड्राइवर रिप्लेस हो चुका है 100%। नो नीड एनी ड्राइवर इन द टेस्ला गाड़ी, है ना? ऐसे कुछ होता है। तो क्या हुआ, आपने टेक्नोलॉजी से लेबर को 100% रिमूव कर दिया। एम राइट? जैसे आप वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, घर की सफाई होती है, पहले मतलब फीमेल वगैरह या कोई भी जैसे मेरी मम्मी वगैरह सफाई करती थी, आज आज मेरी वाइफ ने वो ऑटोमेटिक वाला मंगा रखा है। वो बस एक बटन क्लिक करती है, वो कमांड देती है, वो अपना सफाई करते हैं। तो क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी ने लेबर को 100% रिप्लेस कर दिया। ऐसे कुछ है। तो यहाँ पे हम जो बात करते हैं वो लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, जो 100% रिप्लेस करता है चीजों को। इसलिए वी यूज द टर्म परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब इधर यस और नो, या तो आप कंज्यूम करोगे या तो कंज्यूम नहीं करोगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक हमें बात समझ में आ जाती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है इनका एमआरएस, क्योंकि एमआरएस का मतलब क्या होता है? द ट्रेड ऑफ। एमआरएस की जो फॉर्मूला हुआ करता था, इट वाज mu(x1) अपॉन में mu(x2), ये फॉर्मूला हुआ करता था दोस्तों। अब अगर मैं देखता हूं तो जैसे एग्जांपल, डेल यूटिलिटी ऑफ डेल x1 अपॉन डेल यूटिलिटी ऑफ डेल x2, मतलब आप इसको x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो a आएगा, x2 के रिस्पेक्ट में करोगे तो आपका b आएगा। एम राइट हियर? तो ये बेसिकली हो जाएगा a अपॉन में b। मुझे बताइए, क्लियर है? इट इज बेसिकली डिनोटेड एज a बाय b, है ना? तो ये तो कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि अब आप कुछ भी, क्योंकि एमआरएस का मतलब क्या था? एमआरएस का मीनिंग हुआ करता था ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ का मीनिंग क्या होता था? या अगर आपको कुछ गेन करना है तो यू हैव टू सैक्रिफाइस समथिंग। एम आई राइट हियर? देन यू आर गेनिंग समथिंग एंड यू आर सैक्रिफाइसिंग समथिंग, एंड पार्ट ऑफ दिस योर एमआरएस रिमेन्स कांस्टेंट। एमआरएस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो इस सिचुएशन में जो प्रेफरेंस होता है उसे हम नाम देते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। मुझे बताओ याद रहेंगी मेरी बातें या नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सर याद रहेंगी या नहीं? क्लियर? चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीजों को। मैं चाहता हूँ आप ना एक दो लाइन लिख लो, थोड़ी सी थ्योरेटिकल, फिर हम आगे फ्रेमवर्क इसके स्टार्ट करते हैं। लिखिएगा दैट commodities are perfect substitute when consumer is willing consumer is willing to exchange one good one good for the other one good for the other at a constant rate. It means that rate of exchange, that is MRS, remains constant. MRS remains constant. MRS remains constant. ठीक है, यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई? देखिए यूटिलिटी की अगर आप बात करते हो तो वो तो यही लिखा जाएगा x1 x2 इज इक्वल्स टू ए एक्स वन प्लस का बी एक्स टू। हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं, यूटिलिटी इज इक्वल्स टू ऐसे लिखा जाएगा ना, ए एक्स वन प्लस का बी एक्स टू। और हमें ये अजम्पशन क्लियर है कि अगर मैं इसका एमआरएस निकालूंगा तो वो ए बाय बी निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा बेटा? वो ए बाय बी। हाँ, जिसको आप यहाँ पे कांस्टेंट डिनोट करोगे। कांस्टेंट की एक अपनी अलग इंपॉर्टेंस होती है। देखिए न्यूमेरिकल फॉर्मेट अलग होगा, है ना। मैं इस क्लास में आपको कुछ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल्स हम लोग अलग देखेंगे, जैसे आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे उनके अकॉर्डिंगली हम लोग वहां पे न्यूमेरिकल्स को करेंगे। अब एक छोटी सी बात मतलब समझना कि मेरे क्वेश्चन है, मतलब एज एन स्टूडेंट के एमआरएस क्या हमेशा कांस्टेंट आता है? देखिए एमआरएस का हमेशा कांस्टेंट का इसके लिए मीनिंग है, मतलब क्या मीनिंग है कि अगर आपका सब्स्टिट्यूट विद परफेक्ट है, इफ यू से दैट कि सर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, तो यस एमआरएस उस सिचुएशन में कांस्टेंट आएगा। लेकिन आप कहते हो उसका कि सर सब्स्टिट्यूट है, नॉट परफेक्ट। सब्स्टिट्यूट है बट 100% परफेक्ट नहीं। जैसे आपने अपनी फर्म में टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, उससे लेबर तो रिमूव हुई है बट 100% नहीं हुई। यहाँ 50 लेबर यूज करते हो, 5 लेबर यूज कर रहे हो, है ना? समझ में आ रही मेरी बात? तो कंसर्न मेरा ये है कि अगर यहाँ पे परफेक्ट वर्ड लिखा हुआ है तो एमआरएस कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे परफेक्ट वर्ड नहीं लिखा हुआ ओनली सब्स्टिट्यूट है तो एमआरएस वर्ड जो है, एमआर जो है कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे हम लोग कहते हैं पेट्रोल है, और पेट्रोल के कॉरेस्पॉन्डिंगली अभी ये लोग मतलब पेट्रोल के अपोजिट उन्होंने डीजल भी इंट्रोड्यूस किया था, सीएनजी भी इंट्रोड्यूस किया था, है ना। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल भी, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक व्हीकल भी इंट्रोड्यूस करे। अब वो इथेनॉल इंट्रोड्यूस करा। क्यों? पेट्रोल का परफेक्टली सब्स्टिट्यूट मिल नहीं पा रहा, so that we can 100% replace the petrol with the another fuel, यानी ये अनदर थिंग। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सोचा था कि ये काम करेगा, लेकिन वो उतना ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर बैटरी नहीं है तो उसको चार्ज करने में कुछ घंटे लग रहे हैं ना, एंड घंटे लग रहे हैं तो 2 आवर 3 आवर 4 आवर 5 आवर, सो द टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी, राइट। तो ये एक रीजन है, तो ठीक है वो हम आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलो एक ये पॉइंट हम लोग अंडरस्टैंडिंग के तौर पे इधर रखेंगे। मैंने एक्चुअली इसका डायग्राम बनाना चाहता हूँ। आप ये बोलो, जैसे एग्जांपल के तौर पे बोल लो मैं आपको, जैसे ए है उससे आप 1 बोल दो, बी है उससे आप 1 बोल दो, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आपकी यूटिलिटी बन गई x1 प्लस का x2, और यूटिलिटी को आप u बार बोल दीजिए। ये हो गया x1, ये हो गया x2।
हमेशा जब भी इंडिफरेंस कर्व बनाना हो आप लोगों को, तो यूटिलिटी को किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर रखना। आई होप आपने कभी ना कभी मैथमेटिक्स पढ़ी होगी, इकोनॉमिक्स वाली, जिसमें आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की बात करते हो, तो वहां पे लेवल कर्व शायद पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा तो कोई स्ट्रेस मत लेना, वो मैं आपको बता दूंगा। जब भी आप इंडिफरेंस कर्व बनाओ, एक आपका डिमांड साइड होता है, मतलब दीज आर द डिमांड साइड एंड दिस इज द यूटिलिटी साइड। कीप दिस इज कांस्टेंट। हम कहते हैं ना, टू कीप यूटिलिटी कांस्टेंट, वही बात मैं करूँ, यूटिलिटी कांस्टेंट रखो। अब मुझे एक बात बताओ, इफ यू से के सर x1 जो है वो है u बार माइनस का x2, x1 is equals to u bar minus का x2, so this is the inversely related equation. If you increase the x2 then x1 decreases, or increase the x1 x2 decreases, so yes this is the inversely related। वही लॉजिक यहाँ बैठ रहा है कि जनरली हमने जब इसका एमआरएस बनाया था, वो ए बाई बी आया था, बट विद द माइनस साइन आया था ना। वो भाई एमआरएस का मीनिंग होता है ट्रेड ऑफ एंड सेक्रीफाइस। यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग वन कमोडिटी यूनिट एंड डिक्रीजिंग अनदर कमोडिटीज यूनिट, ऐसे कुछ होता है। ये हो गया, तो ये बताता है डिमिनिशिंग एमआरएस या डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, यहाँ पे हमने ये बना लिया। मुझे बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया। और जो एमआरएस होता है वो इकोनॉमिक का नाम है, एक्चुअली में मैथमेटिकली वो स्लोप होता है। बट एमआरएस को हम लोग वी आर पुटिंग, मतलब वी आर टेकिंग एज एज अ मॉड, एज अ पॉजिटिव वैल्यू। क्लियर है मेरी बात? अच्छे से, बढ़िया से, बिंदास से। तो ये एक बात आप लोग अपने माइंड में रखना, दिस इज द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वाली नॉलेज। अब हम अगला अगला वाला जो देख रहे हैं यहाँ पे, देखिएगा थर्ड वन, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बेटा? ठीक है, अच्छा। अब हम जो जैसे मैंने बताया परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली हम इसको ऐसा मानते हैं दैट इज ऑलवेज टुगेदर। ऑलवेज टुगेदर का मतलब होता है कि आप हमेशा ये कहते हो कि ये ऐसे गुण जो हमेशा साथ में रहते हैं, कभी भी ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए जैसे हमारे पास एक पेन है, एक ये वाला पेन है, और वाला पेन मेरे पास है नहीं। वो पेन होता है ना जो ऊपर से ऑन ऑफ करने का होता है, ऑन मतलब खटके दब वो नीचे करो तो नीचे पेन आ जाता है ना, ऐसा वाला पेन। मान लो दो प्रकार के पेन है, मैं इस वाले पेन की बात कर रहा हूँ। अब ये पेन जो है, ये पेन एक कैप के साथ में। अब अगर मुझे इस पेन को रखना है, सोचो मैं बगैर कैप के पेन को जेब में रख सकता हूँ या अपने पास रख सकता हूँ, वो खराब है, यूजलेस है, सूख जाएगा, या वो बेकार चीज है। ये पेन तभी यूजफुल है या ये तभी बिकेगा जब ये विद कैप के साथ है, अगर इसकी स्पेसिफिकेशंस में कैप इंक्लूडेड है। एम आई राइट हेयर? है ना? तो ये हमेशा साथ रहेंगे। तो इन टाइप के प्रेफरेंसेस में अब आप इसको एक्स बोल दोगे, कैप को एक्स बोल दो और पेन को वाई बोल दो। ठीक है, ये x1 बोल दो और ये x2 बोल दो, तो ये हमेशा साथ में रहेंगे। और इनके साथ में रहने का मतलब होगा कि किसी न किसी फिक्स प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ में रहेंगे। अब एक इमेजिनेशन रखो, एक पेन में एक कैप है, तो ये 1:1 का रेशियो हो गया सर। एक पेन एक कैप, 5 पेन 5 कैप, 10 पेन 10 कैप, ऐसे ही। आपने कभी वाले पेन देखे हैं जिसके जैसे इधर ब्लू है, इधर रेड होगा दूसरी साइड? होता है, हमने देखे थे, बचपन में बहुत खेलते थे हम लोग, पता नहीं अब आते नहीं आते। तो मान लीजिए अगर वो उस प्रकार का पेन है, मान लीजिए मेरे पास ये वाला पेन अब ऐसा है, तब इसमें दो साइड है, मतलब एक जगह ब्लू है एक जगह रेड है, होता है। तो अब पेन वो एक है, लेकिन अब एक पेन में दो कैप लग गए। कॉम्प्लीमेंट्री है कैप, साथ में आएगा, कंपलसरी आएगा। ठीक है, अलग से पैसे नहीं, साथ में आएगा, और दोनों आएंगे। तो अब यहाँ पे 1:2 का रेशियो हो गया, एक पेन होगा, ठीक है,
एक पेन होगा और दो इसके कैप होंगे। मुझे बताओ, मेरी बात आपको समझ में आई? तो इस प्रकार के प्रेफरेंसेस को आप यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट का नाम देते हो। अब आप बोलोगे सर हम जब छोटे थे तो कार और पेट्रोल को बोलते थे, लेकिन बेटा अब आप जमाना बदल गया। मतलब मेरे जमाने में कार पेट्रोल कॉम्प्लीमेंट गुड्स में हुआ करते थे, बट अब जमाना बदल गया। अब तो कार के साथ डीजल भी है, सीएनजी भी है, और इलेक्ट्रिक वाली कार भी है, इथेनॉल भी आ गया, और ना जाना आने वाले समय में पानी भी आ जाएगा। तो क्या कार और पेट्रोल की परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है? मतलब क्या आप इसको परफेक्ट बोलोगे? नहीं, इट इज ओनली कॉम्प्लीमेंट नॉट परफेक्ट। तो परफेक्ट वर्ड वही जगह यूज होगा, चाहे वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो या परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, जहां पे आप ये कंफर्म हो कि सर ये हमेशा कनेक्टेड है, चाहे वो सब्स्टिट्यूट में चाहे वो कॉम्प्लीमेंट में हो। ठीक है। हाँ, इसको हम एक चीज और नाम देते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ फिक्स्ड प्रपोर्शन। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, अब जैसे कार है, फोर व्हीलर कहते हैं, स्कूटी है, टू व्हीलर कहते हैं, एक्सेप्शनल नाउ कोई चीज है, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, और ट्रक होते हैं। ट्रक फिर वो व्हील के हिसाब से गिने जाते हैं कि वो एट व्हीलर ट्रक है, 32 व्हील्स वो कहते हैं ना 32 टायर्स वाला ट्रक है ना। कुछ ट्रक्स बहुत लंबे लंबे होते हैं, ना जाने कितने सारे टायर्स होते हैं, ऐसे होते हैं। अब मान लो कार है, आपके हमारे पास एक कार है, तो उस कार में चार टायर है, देयर इज 1:4 का रेशियो, है ना। 1:4 का रेशियो, क्लियर है। दो कार हैं तो चार, आठ टायर हैं, तो आठ टायर, दो कार, तो रेशियो कितना रहा? 1:4 ही रहा अभी भी, क्लियर है। तो ये फिक्स प्रपोर्शन हो गया। अगर आप एक एक कार आपके यहाँ और है, ठीक है, तो तीन कार हो गई, तो तीन कार में 12 टायर है। मतलब अब हो सकता है कि आपको ये एग्जाम्पल अटपटा लग रहा हो, बट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप कार और टायर की क्वांटिटी को एस्टिमेट कर रहे हो, सो देयर इज ऑलवेज 1:4 का रेशियो, क्लियर है मेरी बात। तो फिक्स्ड प्रपोर्शन में होते हैं, और इनका कोई स्लोप नहीं होता, ठीक है। इनके इनका प्रपोर्शन होता है, क्योंकि ये टुगेदर होते हैं, तो ये कभी भी बैड कमोडिटीज नहीं होती, यहाँ पे हमेशा गुड कमोडिटीज होती हैं, ऑलवेज गुड कमोडिटीज, ऑलवेज गुड कमोडिटीज, इसमें कोई दो राय नहीं कि बैड होती हैं, ऑलवेज गुड कमोडिटीज। और गुड कमोडिटीज हम इसे कॉन्वेक्स प्रेफरेंस का नाम देते हैं। इनके जो आईसी होते हैं, आईसी इज इन द एल शेप्ड, वो बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड प्रपोर्शन होते हैं। और जनरली अगर आप यूटिलिटी फंक्शन फ्रेम करते हो तो वो x1 x2 का फंक्शन है, दैट इज मिनिमम ऑफ ए एक्स वन बी एक्स टू, ठीक है। मिनिमम ऑफ ए एक्स वन कॉमा बी एक्स टू, ए और बी दे आर स्ट्रिक्टली कांस्टेंट वैल्यूज। एंड अगर आप उनको इनका प्रोपोर्शन देखना है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यू आर सेइंग दैट कि सर देखो, जैसे मैं आपको ये कह रहा था, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ अपने एग्जांपल को। जैसे ये पेन था, 1:1 की बात कर लो, तो एक पेन के साथ एक कैप, है ना। एक पेन के साथ एक कैप, 1:1 का रेशो। तो ये जो ए और बी होते हैं ना बेटा, ये इन्हीं प्रोपोर्शंस को बताते हैं। तो मैंने बोला कि जो ए और बी है वो दोनों 1:1 है, 1:1 का रेशो है। नॉन योर यूटिलिटी इज व्हाट? यूटिलिटी इज इक्वल्स टू x1 कॉमा x2। अब देखिए लॉजिक क्या कहता है कि हम कहते हैं मिनिमम ऑफ x1 ऑफ कॉमा x2, तो जो चीज इनमें मिनिमम होगी वो काउंट करेंगे। भाई एक बात बता, मैंने ये बोला इसको कांस्टेंट बोल लो और यूटिलिटी को यू बार बोल दो, तो आपने बोला सर ठीक है यूटिलिटी यू बार हो गई। अब मुझे नहीं पता कि x1 x2 की वैल्यूज क्या है, तो मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है एक बार x1 है, हो सकता है एक बार x2 है। मुझे बताओ इस चीज में कोई डाउट आपको? हो सकता है एक बार x1 है, हो सकता है एक बार x2 है। तो ये क्या हो गया? ये आपकी क्वांटिटी डिसाइड हो गई कि आपकी यूटिलिटी। क्योंकि देखिए लॉजिकल बात है कि अगर आपने ये पेन लिया है तो आपकी यूटिलिटी, क्योंकि आपको पता है कि अकेला पेन कभी नहीं आया होगा, कैप भी आया होगा, लेकिन या फिर अगर मैंने आपके हाथ में ये कैप देखा है तो ये ऑटोमेटिक सी बात है, लॉजिकली बता रहा हूं कि पेन इसके साथ में होगा। आप शूज लेकर आते हो, है ना। शूज में लेफ्ट शू होता है,
राइट शू होता है, कोई एक्सेप्शंस ना हो, ठीक है, कोई बंदा एक्सेप्शंस ला सकता है। तो अगर कहीं पर आपने कोई लेफ्ट शू रखा हुआ देखा है, तो लॉजिकली से बात है कि आपको राइट शू भी मिल जाएगा। कहीं पर आपने राइट शू रखा हुआ देखा, तो लॉजिकली बात है कि लेफ्ट शू भी मिल जाएगा, बिकॉज दे आर ऑलवेज टुगेदर, क्लियर है। एंड ये ऑलवेज 1:1 का रेशियो, मतलब लेफ्ट और राइट पैर एक एक ही होगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब आप अगर यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व बनाते हो बेटा, इफ यू ड्रॉ द इंडिफरेंस कर्व, तो वो कुछ ऐसा होगा दैट ये x1 है और ये x2 है, ठीक है, एक x1 है और ये एक x2 है। तो देखिए, आपने बोला कि सर ठीक है, हमारा या इसको ऐसा कर लेते हैं, ये x1 की वैल्यू है और यहाँ से मुझे u बार मिल रहा है एग्जाम्पल, क्योंकि x1 को कांस्टेंट वैल्यू होगी, बिकॉज ये कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी और ये कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। और सर ये x2 है और यहाँ से मुझे u बार मिल रहा है, समझ में आई मेरी बात, क्योंकि भाई u बार x1 के बराबर ही u बार x2 के बराबर हो, तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली। क्योंकि हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि हमारा इंडिफरेंस कर्व हमेशा अवे फ्रॉम ओरिजिन होता है, हायर साइड पर होता है। तो मैं जो रीजन की बात करूंगा वो ये रीजन होगा भाई, वी हैव टू ऑप्शंस, इधर दैट रीजन और दिस रीजन, या तो मैं इस रीजन में या फिर इस रीजन में हूँ। तो क्योंकि आईसी हमेशा आउटवर्ड आउटर साइड वाला होता है, तो इंडिफरेंस कर्व का जो डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। मुझे बताइए कोई डाउट किसी बात में भी आपको, इंडिफरेंस कर्व बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, भूलोगे तो नहीं। एल शेप। अब आप बोलो सर ये एल शेप ऐसा क्यों होगा, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आया है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को अब नाम दे देना किंक पॉइंट। क्यों? अब देखिएगा, जैसे पॉइंट है एग्जाम्पल, मैं अगेन वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ बार बार, आपको सर बोर हो गए एक ही एग्जाम्पल से, है ना। ये पेन और एक है, तो मान लीजिए आप दुकान पे गए हो, मान लीजिए आप दुकान पे गए हो और अंकल बोले, अंकल मेरे को ना 10 पेन दे दीजिए। तो उन्होंने कैप वाले पेन दिखा दिए, बेटा ये वाले पेन है, तो आप देखोगे। और या एक एग्जांपल आपने सुना चलो इसी के बाद मान लो, तो आपने देखा कि शायद पेन और कैप अलग अलग है, तो वो आप असेंबल कर रहे हो, असेंबलिंग। तो इन केस अगर अंकल ने आपको या दुकान वाले ने आपको 10 पेन दे दिए और 15 कैप दे दिए, पेन कितने दिए 10, कैप कितने दिए 15, तो आप तो वहां से असेंबल करके लेकर आओगे, मतलब पेन और कैप जोड़ के लेकर आओगे। तो जो 15 कैप हैं उनमें से कितने कैप की रिक्वायरमेंट है आपको, ओनली 10। जो बचे हुए 5 हैं क्या लेकर आओगे, ये आपके किसी काम के बिल्कुल भी नहीं, वापस देकर आओगे। यानी मान लो अगर ये x1 कैप है, उन्होंने आपको ये 15 यूनिट दिए हैं कैप के और ये 10 यूनिट दिए हैं पेन के, तो आप क्या बोलोगे कि अरे मुझे सिर्फ 10 कैप की जरूरत है। या फिर अगर 15 यूनिट दिए हैं उन्होंने पेन के और 10 यूनिट दिए उन्होंने आपको कैप के, आप बोलोगे अरे मुझे सिर्फ 10 की जरूरत है असेंबलिंग में। तो यू ऑलवेज चूज दिस पॉइंट, किंग पॉइंट। आप इसे किंग पॉइंट को चूज करोगे। आप पूरी लाइन में कहीं पर भी हो सकते हो, यहाँ पर कहीं से भी हो सकते हो, पर आप बोलोगे कि मेरे को ये वाली चाहिए। इस अब देखो 10,15 में व्हाट यू चूज द मिनिमम अमाउंट, एम आई राइट और नॉट। यू आर सेइंग दैट कि अगर ये 10 है और ये 50 में, व्हाट यू चूज हियर, यू चूज द मिनिमम अमाउंट, एंड दूसरे वाले का भी वही अमाउंट ऑफ चूज करोगे। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? तो इसीलिए इसको इसलिए एक तो हम यहाँ पे मिनिमम वर्ड लगाते हैं, पहला रीजन है। दूसरा इसलिए हम इसको एल शेप बोलते हैं, ये जो मैंने यहाँ बताया था कि एल शेप है, दूसरा रीजन। मुझे बताओ बात याद रहेगी आपको बच्चा अच्छे से? ठीक है, एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख लो आप यहाँ पे, सो दैट आपको नॉलेज अच्छे से मिल जाए। लिखिएगा मेरे साथ में, दैट गुड्स आर कॉल्ड परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, ओ सॉरी परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा एक बात ध्यान रखना, नॉर्मली हम लोग कमोडिटीज और गुड्स एक ही चीज यूज करते हैं। एक होता है गुड्स, वो भी कमोडिटी होता है, एक होता है गुड, वो होता है नेचर। गुड यानी अच्छा, गुड्स यानी कमोडिटीज, तो ये थोड़ा क्लियर रखना। अगर मैं लिखता हूँ गुड, तो गुड मतलब अच्छे नेचर की बात कर रहा हूं मैं। अगर अगर मैं लिखता हूँ गुड्स, गुड्स मतलब कमोडिटीज की बात कर रहा हूं मैं।
when both goods must be used together in a particular proportion, in a particular proportion, in a particular proportion. यहां तक मेरी बात आपको समझ में आती है? इन अ पर्टिकुलर proportion. Utility function can be written as a form of that minimum of ax1 bx2, where a and b are some positive values. जैसे वो पेन का 1:1 रेशियो था। क्लियर है मेरी बात आपको यहाँ तक? ठीक है। और एक बेसिक सी चीज समझ के रखना कि जो आईसी होता है, आईसी इज एल शेप्ड, मीन्स the consumer always lies at kink point and there is no trade-off because it is impossible to replace one complement good with another complement good with another. ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम लोग ये कहते हैं कि ट्रेड ऑफ नहीं है, एमआरएस है, ठीक है। तो अब आप बोलो सर एमआरएस, तो एमआरएस इकोनॉमिकली नहीं है, या तो वो जीरो, एक्चुअली एमआरएस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, एमआरएस इज नॉट डिफाइंड। लेकिन जो मैं लिखना चाहता हूं वो है स्लोप। देखिए स्लोप और एमआरएस में फर्क होता है। एमआरएस इज ए इकोनॉमिकल टर्म, स्लोप इज ए मैथमेटिकल टर्म, बट एंड ऑफ द मीनिंग ऑफ बोथ थिंग्स रिमेन सेम। ठीक है। तो स्लोप इधर जीरो और इन्फिनिटी, मतलब ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है। मुझे बताओ समझ में आई मेरी बात? मतलब आप ये कह सकते हो ना यहाँ पे कि जैसे एग्जांपल यूटिलिटी फंक्शन है मिनिमम ऑफ x कॉमा x2। अब मान लीजिए x1 अगर x2 से ज्यादा है, देन यूटिलिटी इज इक्वल्स टू x1 इज मोर देन, तो यूटिलिटी इज इक्वल्स टू x2, या फिर x1 इज लेस देन x2, देन यूटिलिटी इज x1। ये फ्रेमवर्क आप अपने माइंड में रखना। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पे, वैसे वो हर जगह वैसे अप्लाई होगी। जैसे आपने ये पॉइंट बोला था ना, ये वाला पॉइंट, ये किंग पॉइंट है दोस्तों। अगर आप इस किंग पॉइंट का स्लोप निकालना चाहोगे, क्योंकि ना तो स्ट्रेट लाइन है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला कुछ नहीं है, तो ये पॉइंट पे ना आप कभी भी डेरिवेशन नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे डेरिवेशन पॉसिबल नहीं होती। क्लियर? यू नेवर डिराइव एनीथिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर? तो एक ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखना। आज के लिए बेसिकली हम लोग इतना रखते हैं। अब मैं कल की क्लास के लिए, मतलब इवन मैं अभी ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, आपको शेड्यूल कल हो जाएगी, उसमें मैं 3 प्रेफरेंसेस और डिस्कस करूंगा, और अभी 2 क्लासेस और लगेंगी इस टॉपिक को खत्म करने में। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।